टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने का प्रयास करेंगे जो डायरेक्ट एसएससी एनटीपीसी पीसीएस के एग्ज़ाम में सीधा उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आज देखने का प्रयास करते हैं। आपको यदि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने लाइफ में कई लोगों को नाराज़ करना होगा। यहाँ पर नाराज़ कहने का मतलब यह है कि आपका जितना छोटा सर्किल होगा आपकी सफलता उतनी जल्दी तय होगी, क्योंकि आप जितने अधिक दोस्ती में जितने अधिक लोगों के आप संपर्क में रहेंगे आपका उतना अधिक समय बर्बाद होगा और आपका जो माइंड है वो उतना नेगेटिविटी की ओर अग्रसित होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे आपके रिलेशन में भी आपके अपने भी होंगे जो आपको नेगेटिव की ओर ले जाएंगे। वो हमेशा कहेंगे तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इससे आपको बचने के लिए आपको खुद में आपको सेपरेट होना पड़ेगा आपको, और आपको खुद के अंदर अपना आत्मविश्वास जगाना होगा कि जो लक्ष्य यदि मेरा है तो उसे पूरा भी मुझे ही करना होगा। उसमें आपको कोई सहायता नहीं प्रदान करेगा, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, मतलब क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में किया गया है भारतीय संविधान में। और किस भाग में किया गया है? तो भाग 1 में राज्यों का संघ इस शब्द का प्रयोग किया गया है भाग 1 में। और भाग 1 का चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का चर्चा जो है यह भाग 1 में किया गया है। इसके तहत यह बोला गया है भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द जो है वह शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित 2-3 बात समाविष्ट होते हैं। कौन सा? तो पहला तो होता है राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में जिन जिन संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा है वो। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकते हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्यों कहा गया है? कभी पूछे भारत को राज्यों का संघ कहा गया, क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इसलिए पहला, भारत राज्यों के मध्य किसी भी सौदे या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कहने का क्या मतलब यहाँ पर कहने का यह मतलब है कि कोई स्टेट चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। इतनी खूबसूरती से यहाँ के संविधान को लिखा गया है। स्टेट जैसे मान लीजिए अभी नागरिकता संशोधन बिल या अधिनियम सीए, तो पश्चिम बंगाल या केरल कुछ ऐसा स्टेट बोला कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस बात को किस बेस पर बोल रहे हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि नागरिकता जो है यह संघ सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, संसद को है। और संसद जिस भी विषय पर यदि कानून बनाएगी तो उस कानून को पूरा इंडिया में फॉलो करना होगा। उसमें कोई स्टेट कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन बस राजनीतिक मुद्दा के लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि इसे हम लागू नहीं होने देंगे, जबकि सीएए पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। क्यों? क्योंकि यह सेंट्रल के द्वारा संघ सूची का यह विषय है और यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। हाँ, वह कानून उस राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होगा जिस कानून में संसद के द्वारा ही स्पष्ट उल्लेखित कर दिया जाए कि इन इन क्षेत्रों को छोड़कर तो उन उन क्षेत्रों में वह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अदर यदि कोई स्टेट बोल रहा है कि मैं ये नहीं लागू करूँगा तो यह कहीं ना कहीं बचकानी बातें कह सकते हैं आप। यह जैसे केरल स्टेट जो है, केरला के द्वारा क्या किया गया, सीएए के खिलाफ उसके विधानसभा के द्वारा एक बिल पारित किया गया। उससे क्या होने वाला? उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। केरल में भी सीएए लागू होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि यह सेंट्रल द्वारा बनाया गया यह कानून है यह। तो भारत जो है यह एक राज्यों का संघ है। इससे राज्य किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकता है। यही इस देश की पहली विशेषता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के तहत यह कहा गया है जो संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। यह दोनों शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत भारत के संसद को
शक्ति प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 2 क में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के राज्यों के समकक्ष बनाया गया। मतलब क्या, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों को जो हम शामिल करते हैं वह अनुच्छेद 2 के तहत, जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य के रूप में उसे दर्जा दिया गया। यह हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के तहत यह बोला गया है, किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर देना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे तेलंगाना नामक नया राज्य का जो निर्माण हुआ 2 जून 2014 को, वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। मतलब क्या, मानिए यह आपका भारत है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर भारत है। इस बाउंड्री के अंदर भारत को आप कितने भी भागों में बांट सकते हैं, कितने भी, जितने भागों में आप चाहे उतने भागों में आप बांट सकते हैं। जैसे देखिए भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग कर दिया गया, दमन दीव दादरा नगर हवेली को एक मिला कर दिया गया। तो आप इस बाउंड्री के अंदर कितने भी भागों को बांटोगे उससे कोई मतलब नहीं। तो यह सारा कार्य अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं आप, किसी राज्य के क्षेत्र को आप घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। यह है कहाँ? तो यह है अनुच्छेद 3 के तहत यह बोला गया है। यह पार्लियामेंट्स पावर्स रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या होगा? पार्लियामेंट्स पावर रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यह बोल रहा है अनुच्छेद 3 के तहत आप यह कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 इन दोनों के लिए जो कानून बनेगा वह अनुच्छेद 4 के तहत बना। पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, अनुच्छेद 2 और 3 के लिए जो कानून बनाई जाएगी वह कानून अनुच्छेद 4 के तहत बनाई जाएगी, यह बोला गया। अब भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 का चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया है, जिसके अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो भाग 2 के अंतर्गत आप कह सकते हैं नागरिकता का चर्चा किया गया है। लेकिन नागरिकता से एग्जाम में प्रश्न आने की बहुत कम संभावना रहती, बहुत कम, नाम मत से पूछा था। बस एक अनुच्छेद आप याद रखिएगा नागरिकता से, 11 अनुच्छेद 11 में क्या बोला गया? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। संसद द्वारा नागरिकता के लिए मतलब क्या, संसद के द्वारा कानून, मतलब क्या, नागरिकता संबंधी जो कानून बनाया जाएगा वह संसद को किस अनुच्छेद के तहत यह दिया गया अधिकार? तो अनुच्छेद 11 के तहत यह अधिकार दिया गया है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से पहले आपको समझना होगा कि भाग 3 मतलब क्या? फंडामेंटल राइट, मतलब क्या? एफ आर मतलब मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया। अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? तो बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है अमेरिका में। और वो पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हो गए अमेरिका में जिनके ऊपर दोबारा से महाभियोग, मतलब क्या, इम्पीचमेंट लगाया गया। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के हारे हुए राष्ट्रपति हैं, और जॉन बाइडन जो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें भी दिसंबर 2020 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में उन्हें विजयी, मतलब क्या, जीत हासिल हुई उन्हें। तो 12 अनुच्छेद जो है यह किस भाग के अंतर्गत? भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है, राज्य को डिफाइन किया गया। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत जो है वह स्टेट से होती है, मतलब कि राज्य से होती है। और सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह सब राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, यह भी किसके अंतर्गत आता है? तो यह भी राज्य के अंतर्गत आता है। LIC, ONGC, सेल, यह सब के सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आएगी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी ऐसा संस्था, निजी इकाई हो या एजेंसी हो,
जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वो आएगी। तो एलआईसी जो है वह राज्य के अंतर्गत आती है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। एक राज्य के लिए क्या चाहिए यह आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। अनुच्छेद 13 देखते क्या है। अनुच्छेद 13 में बोला गया है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, मतलब क्या फंडामेंटल राइट्स का हनन करने के लिए, मतलब क्या उल्लंघन यदि करती है जो पार्लियामेंट के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो या जिस कानून से फंडामेंटल राइट का हनन हो, उल्लंघन हो, उस प्रकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। मतलब कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। मतलब क्या, कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट जो भाग 3 का उल्लंघन कर रही है, तो उस प्रकार की या बुनियादी ढांचा को जो मतलब कि टॉर्चर कर रही है, तो उस प्रकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा गया। 13 का 4 जो है वह 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब यह बोला है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं। मतलब क्या, आर्टिकल 368 के तहत आप इस अनुच्छेद 13 को, मतलब क्या बुनियादी ढांचा एक तरह से इसको माना गया संविधान का, इसमें आप मतलब क्या यदि संशोधन करते हैं तो यह भी मान्य नहीं होगा, यह चीज़ बोला गया है। और न्यायिक समीक्षा एक शब्द आप सुने होइएगा, और एक शब्द है न्यायिक पुनराविलोकन, और एक शब्द है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक समीक्षा जो है यह संविधान में निहित बातें हैं, जबकि न्यायिक सक्रियता जो है यह संविधान में उल्लेखित बातें नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यह न्यायालय के द्वारा विकसित किया गया शब्द है। कौन सा, तो न्यायिक सक्रियता, जबकि न्यायिक समीक्षा जो है वह संविधान में निहित बात है। न्यायिक सक्रियता जो है यह PIL के द्वारा लाया गया, मतलब क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। और न्यायिक समीक्षा जो है यह 1951 में पहली बार भारत में 1951 में चंपकम दोराई जी बनाम भारत संघ का जो मामला था, उस मामला में यह न्यायिक समीक्षा पहली बार भारत में आया। और पूरे विश्व में तो 1803 में पहली बार यह अमेरिका में यह आया यह। तो आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 के तहत यह कहा गया है कि विधि के समक्ष क्षमता का विचार। तो विधि के समक्ष समता जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटिश, मतलब क्या ब्रिटेन के संविधान, मतलब क्या इंग्लैंड के से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में 2 बातों को दर्शाया गया है। एक तो कहा गया विधि के समक्ष समता, और दूसरा कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, यह हाल ही में BPSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। जबकि विधियों में या विधियों का समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। विधि के समक्ष समता जो है यह नकारात्मक संदर्भ के लिए है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है यह सकारात्मक संदर्भ के लिए है। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब क्या, इससे बढ़कर अमीर हो, गरीब हो, कोई अधिकारी हो, इससे बढ़कर विधि के समक्ष समानता इससे बढ़कर कोई नहीं है। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के किया जा सकता है, और समान के साथ समान व्यवहार, यह बोल रहा है कौन सा, तो विधियों का समान संरक्षण। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ब्रिटिश न्यायविद का कहने मतलब कि ब्रिटेन के एक कानूनवेत्ता थे डायसी के द्वारा विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार को विधि का शासन का सिद्धांत कहा गया। एक नाम आप याद रखेंगे, डायसी, जो ब्रिटिश न्यायविद थे, इनके अनुसार विधि के समक्ष क्षमता का जो अधिकार है वह एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत 5 बातों का उल्लेख किया गया है, धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कितनी बातों को, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 5 बातों को उल्लेख किया गया। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते, प्रतिषेध किया गया है। राज्य को यह आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी या किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। यह 15(1) बोल रहा है। 15 का 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 का 2 यह बोल रहा है, अनुच्छेद 15 का 2, 15 को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 15 का 2 यह कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे होटल हुआ, दुकान हुआ, मनोरंजन स्थल हुआ, इन सभी स्थानों पर आपके साथ, या कुआं, तालाब, इन सभी स्थानों पर आपके साथ कि इन 5 बेस पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 का 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 का 3 यह बोलता है कि महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करेगा सरकार। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान सरकार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार महिलाओं को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। राज्य जो है केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 15(4) क्या है? 15(4) में यह है आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। आप यहाँ से 15(4) से एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी जो चर्चा किया गया था, जो न्यायिक समीक्षा से संबंधित पहला वाद कौन सा था, तो आपको पता होगा, अभी तुरंत बतलाया गया था 1951 में चंपकम दोराईजाई मामला। तो आरक्षण से संबंधित भी पहला मामला, जब पहला वाद या पहला केस जब पूछे आपसे, या 15(4) से या अनुच्छेद 15 संबंधित आरक्षण से संबंधित पहला वाद कौन सा था, तो आप वहाँ पर बतलाइएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 चंपकम दोराई राजन मामले, यह जो है बनाम मद्रास सरकार, यह जो है यह आरक्षण संबंधित यह पहला वाद था भारत में। इसके अंतर्गत यह किया गया कि राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों को समुदायों हेतु निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित किया गया। आरक्षण संबंधित अनुच्छेद 15(4) कहाँ पर आरक्षण होगा? 15(4) तो शिक्षण संस्थानों में। और 15(5) में क्या है? तो 15(5) में यह है कि अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया गया। तो 15(5) में जो है यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यह दिया गया है। किसमें? तो 15(5) में। और 15(6) के अंतर्गत आपको पता होगा सवर्णों को, मतलब कि EWS जिसको बोला जाता है, सवर्णों को भी हाल ही में 10% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक संस्थानों में 15(6) के अंतर्गत। तो 15(6) मतलब क्या, जब भी आपसे पूछे कि एजुकेशन से संबंधित जो आरक्षण है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है ये नौकरियों से संबंधित जो आरक्षण है वह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 16 को देखते हुए लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 यह कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य किसी भी आधार पर नागरिकों को यह नहीं कह सकता है नौकरी के क्षेत्र में, यह बोला अनुच्छेद 16 के तहत यह बोला गया है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। मतलब क्या, राज्य इन में से किसी एक के आधार पर यह नहीं कह सकता है कि तुम्हें हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर यह याद रखना है कि अनुच्छेद 15 में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुच्छेद 16 में 7 शब्दों का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान बोला गया है, जबकि अनुच्छेद 16 में धर्म, मूलवंश, जाति, वंशक्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर। तो अनुच्छेद 16 के तहत 7 बात बोला गया और अनुच्छेद 15 के तहत 5 बात बोला गया। मतलब आप इनके आधार पर आप नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर यह बोला गया है, संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। मतलब क्या, पार्लियामेंट जो यदि चाहे, अनुच्छेद 16 के 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 के 3 में यह बोल रही है कि पार्लियामेंट यदि चाहे तो कानून, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार, ये झारखंड सरकार ने घोषणा की कि अब हम अपने स्टेट में पहले हम अपने बच्चे बच्चियों को नौकरी देंगे। मतलब क्या, पीसीएस के अलावा जितना भी वैकेंसी यदि आएगा उनके स्टेट में, तो वह सारा का सारा वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ वहीं के छात्र छात्राएं भर सकते हैं, या वहाँ का विधानसभा, मतलब कि कानून वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन फॉलो तब होगा जब उस कानून को पार्लियामेंट, संसद के द्वारा मान्यता मिल जाएगा, संसद के द्वारा। तो यह याद रखिए, यह राज्य कर सकती है, इसमें कहीं से हुआ आपके फंडामेंटल राइट का वो हनन नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह संविधान में यह भी स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 16 के तहत ही ईडब्ल्यूएस को भी नौकरी में 10% आरक्षण का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यताओं का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 19A सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 से आप याद रखिएगा, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन एक स्वतंत्रता जो है, कौन सा स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे यहाँ से निकालकर अनुच्छेद 300 के क, मतलब कि अनुच्छेद 300 के ए, मतलब कि विधिक अधिकार में से या कानूनी अधिकार में से शामिल कर दिया गया। तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के ए, अनुच्छेद 19(1) के ए, अनुच्छेद 19(1) का ए के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया। अनुच्छेद 19(1) के बी, शांतिपूर्वक व हथियार रहित सम्मेलन का, मतलब क्या, पहले आप बोल सकते हैं, उसके बाद आप शांतिपूर्वक हथियार लेकर, बिना हथियार के आप इकट्ठा हो सकते हैं, उसके बाद आप संघ बना सकते हैं या संगम बनाने का अधिकार। और यहाँ पर आप याद रखेंगे, उसके बाद आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में भी हम किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और उसके बाद आप भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। उसके बाद आप भारत के किसी भी राज्य में वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है आपको। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत स्कूल जो चलाते हैं कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट स्कूल, वह स्कूल भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि क्या बोला जा रहा है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का, लेकिन कोई भी वृत्ति का मतलब यह नहीं कि आप गांजा, दारू, भांग, आप इलीगल काम करें, आप ऐसा नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है। यह संविधान के अनुकूल है, क्योंकि इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर आपको स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता के साथ साथ इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया। क्या सब लगाया गया? तो इस पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत इतनी स्वतंत्रता थी, तो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इतना प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19(1) पर क्या सब? भारत की सुरक्षा व संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं सदाचार और अपराध उद्दीपन। मतलब कि आप जब कहते हैं कि भाषण की स्वतंत्रता हमें है, तो आप ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर कटाक्ष हो। आप ऐसा कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे किसी भी, मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अवमानना हो। आप मानहानि नहीं करेंगे किसी का, आप लोक व्यवस्था, मतलब कि पब्लिक ऑर्डर को आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे अपने भाषण से। आप वैसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। भारत के जिस देश के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसके साथ आप, उसके खिलाफ आप कुछ भी ऐसा कटाक्ष नहीं करेंगे आप। तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जैसे अनुच्छेद ख बोल रहा है कि शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था, इसका हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता है, तो वहीं पर अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर और भारत की संप्रभुता और अखंडता।
मतलब क्या, जहाँ जहाँ आपको भारत का संविधान स्वतंत्रता दे रही है, वहीं वहीं पर आपको तुरंत वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी, मतलब प्रतिबंध भी कर रही है कि आप इसके आगे ना बढ़े। आप ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता मतलब आपको खुले छोड़ दिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को आप गाली दे सकते हैं, आप ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल भी लगाया गया है। तो कभी कभी आप न्यूज़ में देखते हैं कि जो न्यूज़ पर बोला जाता है कि जो हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, अच्छी बात है, एक डेमोक्रेसी कंट्री की ये बहुत बड़ी बात है, यह होनी भी चाहिए यह बोलने की आज़ादी। लेकिन बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उससे कहीं कोर्ट की अवमानना तो नहीं हो रही है, कहीं उससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का तो हनन नहीं हो रहा है आप। तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको। और अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत जो छठा जो है, जो वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? तो वह जो व्यापार होना चाहिए वह साधारण जनता के हित में होना चाहिए। कृषि वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी जो, मतलब क्या, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वैसा व्यापार होना चाहिए जो कानूनी हो, जो वैध व्यापार हो। और नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में हो। जैसे साथ ही ऐसा कोई कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना, ये तो आपका व्यापार नहीं। मान लीजिए आप छोटे छोटे बच्चों को आप कल कारखाने में लगा रहे हैं और बोल रहे हैं हमें तो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत वृत्ति चलाने का, उपजीविका चलाने का। जी नहीं, तो आप पे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप महिलाओं को और बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है जो भारत के संविधान में जहाँ जहाँ आपको स्वतंत्रता दी गई, वहीं वहीं आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 21 पुराण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नोट, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या बोल रहा है? तो अनुच्छेद 22 ये बोल रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) व अनुच्छेद 22(2) किसी भी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसे 2-3 प्रकार का अधिकार दिया गया। कौन कौन सा? तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा उसे, गिरफ्तारी के कारण का अधिकार जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के वकील, मतलब कि अपने मन भावन जो वकील हो वह रखने का उनके पास अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति करने का अधिकार। इन 24 घंटों अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त किया गया, मतलब क्या प्रदान किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। यह अधिकार जो विदेशी शत्रु व निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अवधि, अधिकतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट 23 मानव के दुर्व्यापार शब्द को पकड़ेंगे यहाँ पर। दुर्व्यापार, बेगारी और बाला श्रम पर प्रतिबंध। यहाँ सीधा पूछा जाता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगारी, या ऐसे पूछेगा बेगारी और बाला श्रम का चर्चा भारत के संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 23 में यह किया गया। अनुच्छेद 24 क्या? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यह आपको दिया गया है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण, अंतःकरण एक शब्द है यहाँ पर, अंतःकरण, यही शब्द एग्जाम में पूछा जाता है। अंतःकरण का मतलब क्या है? अंतःकरण का मतलब यहाँ पर यह है कि अंतः मतलब अपने मन से, अपने मन से आप किसी धर्म को अपनाने का प्रयास किए हैं, या किसी के लोभवश, मोहवश, भयवश। तो यदि आप इन तीनों के आधार पर कर रहे हैं तब तो यह गैर कानूनी है। लेकिन अंतःकरण, यदि आप अपने मन से, आपका मन कह रहा है कि नहीं हमें हिंदू बन जाना चाहिए, मुस्लिम से हमें हिंदू से हमें मुस्लिम बन जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको कोई प्रतिबद्धता नहीं है। बहुत व्यक्ति नास्तिक भी होते हैं, बहुत व्यक्ति आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं कि वो किसी को नहीं मानते, तो उस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं कि तुम्हें ये धर्म मानना ही पड़ेगा। यह भी आपको स्वतंत्रता दिया गया है।
अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह कहा गया कि धर्म का आचरण और प्रचार, आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी आपका तरीका है वो आप अपना सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं अपना सकते कि आप कहिए कि मेरे धर्म में कहा गया है कि जो तलवार से लड़ना है, ऐसा नहीं। जो नियम, जैसे सिख बंधु को कृपाण धारण करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और हिंदू, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदू शब्द में कौन कौन शामिल है? जैन, सिख और बौद्ध, यह तीनों शामिल है हिंदू शब्द में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, एग्जाम बहुत बार ऐसा पूछा जा चुका है, तो यह आप यहाँ से याद रखेंगे। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वह हो सकता है, उसमें कहीं से कोई दूरा नहीं है। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कर रहा है। मतलब अनुच्छेद 26 को आप 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, मतलब क्या इन सभी में से किसी का भी हनन नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है आपके पास। अपने धर्म के कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार है आपके पास। आपको जंगम व अस्थावर संपत्ति को अर्जन करने का अधिकार है आपके पास। ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार, मतलब कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। लेकिन इन सबों में से लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, इन तीनों में से किसी का हनन नहीं होना चाहिए। यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्यों? तो जहाँ जहाँ आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, जहाँ जहाँ आपको अधिकार दिया गया है, वहीं वहीं पर आपके कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, आपको कहीं ना कहीं रोक भी लगाया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 29 जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब क्या संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 कहा गया। अनुच्छेद 32 के तहत कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। कौन सा? हेवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टोयरी मतलब क्या उत्प्रेषण, और क्यू वारंटो मतलब क्या अधिकार परीक्षा। यह 5 प्रकार का रीट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और यह जो रीट है 5 प्रकार का, यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39 मतलब क्या? अनुच्छेद 39 तो याद रखेंगे आप भाग 4 मतलब क्या? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। नीति निर्देशता तो कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना राज्य सरकार करेगी। यह क्या है? तो राज्य के लिए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यह राज्य के लिए है। क्या है राज्य के लिए? तो आप कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या? अब भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया। अनुच्छेद 52 अब आ गया भाग 5 मतलब संघ द यूनियन, भाग 5 मतलब संघ मतलब द यूनियन, और यूनियन का चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में किया गया। अनुच्छेद 52 तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली किसमें है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली है। तो यह भी आप यहाँ से अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली कहाँ है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? अनुच्छेद 56 के तहत अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कितनी होगी? अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए शर्त क्या है, अर्हता क्या है? यह भी अनुच्छेद 58 तक दिया गया। क्या है? तो 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, न कि लोकसभा का सदस्य हो। ये सब हम राष्ट्रपति के टॉपिक में ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुच्छेद देखते हैं महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 58 हो गया। अनुच्छेद 59 में क्या है?
तो राष्ट्रपति के लिए शर्तें क्या सब है? अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 यह बोल रहा है कि राष्ट्रपति किस बातों की शपथ लेंगे? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति जो है वो संविधान की संरक्षा, प्रतिरक्षा और लोगों का कल्याण, इस शब्द का राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है वह महाभियोग नामक शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 61 का मतलब क्या? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। यह भी आप यहाँ से याद रखें। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होंगे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग को समझने में मदद मिलेगी और यहाँ तक आप इन अनुच्छेदों को आप मतलब कुछ अनुच्छेद तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो या कोई ट्रिकली आपको याद होगा, याद तो करना ही पड़ेगा। लगभग आपको किसी भी एग्जाम देने के लिए लगभग 100 से 150 तक आपको अनुच्छेद आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा। यह तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखें। इसके अलावा जो रेस्ट बचा वो अगली वीडियो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।